So we'll be starting with the part 2, that is different strands within the movement. अब गांधी जी ने जो मूवमेंट लॉन्च किया था वो इस एक्सपेक्टेशन से लॉन्च किया था कि सभी लोगों का स्टैंड क्या होगा, एक होगा, सभी लोग एक ही अम्ब्रेला में होंगे, सभी लोगों की थिंकिंग एक जैसी होगी। बट ऐसा नहीं था। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जनवरी 1921 में लॉन्च हुआ तो हर किसी ने इसको अपनी तरीके से नापा। एवरीवन हैज़ इट्स ओन एस्पिरेशन, हर किसी ने इसको अपनी एस्पिरेशन से नापा। कोई इसको मीनिंग ज़्यादा समझ रहा था, कोई इसका मीनिंग किसी और तरीके से ले रहा था। ऑल ऑफ देम, हर किसी ने रिस्पॉन्ड जो किया, हर किसी ने इस मूवमेंट को सपोर्ट ज़रूर किया, बट सभी की डिमांड्स क्या थी, डिफरेंट थी। डिफरेंट पीपल्स के डिफरेंट डिमांड थी। अगर मैं बात करूं टाउन्स की, सबसे पहले टॉपिक टाउन्स ही है। द मूवमेंट इन द टाउन्स। द मूवमेंट जो था टाउन्स में स्टार्ट हुआ मिडिल क्लास लोगों के पार्टिसिपेशन से। टाउन्स में, शहरों, गांव में, मतलब टाउन्स होते हैं छोटे से कस्बों में, इसमें मिडिल क्लास लोगों के पार्टिसिपेशन से शुरू हुआ। कई हज़ार स्टूडेंट्स ने अपना स्कूल छोड़ दिए, हेड मास्टर्स और टीचर्स ने रिज़ाइन दे दिया, लॉयर्स ने कोर्ट में जाके काम करने से मना कर दिया, और कई सारे इलेक्शन, काउंसिल इलेक्शन जो ब्रिटिशर्स के द्वारा कराए जाते थे उनको भी बायकॉट किया गया, स्पेशली मद्रास में। क्योंकि एक पार्टी थी जस्टिस पार्टी जो कि नॉन ब्राह्मण लोगों की थी। उनका मानना था कि अगर वो इस समय पे इलेक्शन में जाएंगे, ठीक है, तो होगा क्या, felt that entering the counseling was one way of gain हाँ, मतलब ज़्यादातर हिस्सों में हमारे इलेक्शन को कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन एक अकेला मद्रास ऐसी जगह थी जहाँ पे इलेक्शन हुए थे, क्योंकि वहाँ पे एक पार्टी थी जस्टिस पार्टी। उसका मानना था कि अगर हमने इस टाइम पार्टिसिपेट नहीं किया तो ब्राह्मण लोग जो होंगे वो अगले इलेक्शन में जीत जाएंगे। तो मैंने कहा यही मौका है उनकी गद्दी को हड़पने का। यानी पूरी इंडिया ने सपोर्ट किया था गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, इलेक्शंस को बाइकआउट करके। बट अकेला ये मद्रास ऐसी जगह थी जहाँ के नॉन ब्राह्मण जस्टिस नाम की एक पार्टी थी जिसने क्या किया था, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करा था और अपने आप को वहाँ पे सीट हासिल कर ली थी, क्योंकि उनका मानना था कि यही वही टाइम है कि इस टाइम ब्राह्मण कंपटीशन में नहीं है तो जीतना आसान है। और आपको पता होना चाहिए मद्रास में ब्राह्मण लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है। द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट्स वर मोर ड्रामेटिक। अगर हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करें, इससे हमारे ब्रिटिशर्स की इकोनॉमी पे बहुत भयंकर असर पड़ा था, ठीक है। फॉरेन क्लॉथ्स को बायकॉट कर दिया गया, जितने भी फॉरेन क्लॉथ्स थे उनको बायकॉट किया गया। शराब की दुकानें, लिकर की शॉप्स जो थी उन्हें लूटपाट मचा दी गई उनमें। फॉरेन क्लॉथ्स को बायकॉट करके उन्हें जला दिया गया। यहाँ तक कि इतना बड़ा असर देखने को मिला कि फॉरेन के जो क्लॉथ्स पहले इंडिया में 1921 से 1922 के बीच में एक साल के अंदर अंदर इंपोर्ट 102 करोड़ से घट के 57 करोड़ पे आ गया, ठीक है। यानी एक साल के अंदर अंदर गांधी जी ने 1921 में मिशन लॉन्च किया और 1922 में, यानी एक साल के अंदर अंदर ब्रिटिशर्स को कितने का लॉस हो गया, ऑलमोस्ट 50 करोड़ का लॉस हुआ। वही जो भी है 50 जो भी है इतना करोड़ का इसका लॉस हुआ। यानी 102 करोड़ से सीधा घट के वैल्यू आ गई 57 करोड़ पे। इन मैनी प्लेसेस, बहुत ऐसी जगह थी जहाँ पे मर्चेंट्स और ट्रेडर्स ने ब्रिटिशर्स के द्वारा बेचे जाने सामान में खरीदने से मना कर दिया। मैंने कहा भाई देखो हम खरीदेंगे ही नहीं, जब वो खरीदेंगे ही नहीं तो बेचेंगे ही नहीं, है ना। तो बहुत सारे शहरों में मर्चेंट्स और ट्रेडर्स ने फॉरेन गुड्स को खरीदने से ही मना कर दिया। जैसे ही ये मूवमेंट फैला, पीपल जो थे वो इंडियन क्लॉथ्स पहनना शुरू कर दिया, जो इंडियन हैंडलूम्स, इंडियन मिल्स में बनाए जाते थे। बट दिस मूवमेंट इन द, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ये तो समझ में आ गया कि टाउन में कैसे लॉन्च हुआ। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं पे हो गया खत्म। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि व्हाई डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल्ड, ठीक है। तो क्यों फेल हुआ उसके पीछे के रीज़न देखो।
बट दिस मूवमेंट इन द सिटी ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन। कई कारणों के वजह से ये फेल हुआ। पहला, खादी का जो कपड़ा था बहुत महंगा था और मिल में लोगों के द्वारा बनाया जा रहा था, हाथों के द्वारा, तो हाथों से बनाई हुई चीज़ें महंगी बिकती है, तो पुअर इंसान उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे खादी के कपड़े को। इसलिए ज़्यादातर लोग फिर दोबारा से फॉरेन क्लॉथ्स की तरफ ही शिफ्ट हो गए, क्योंकि वो मशीन के द्वारा बने हुए होते हैं। मशीन के द्वारा बने हुए चीज़ें थोड़ी सस्ती होती है, क्योंकि वो मास स्केल पे बनती है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में बनती है, तो इसलिए थोड़ी सस्ती पड़ती है। दूसरा, ब्रिटिशर्स दूसरा प्रॉब्लम क्या आई, जिन लोगों ने अपनी जॉब छोड़ी थी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस में से, जैसे कोर्ट, स्कूल, है ना, टीचर्स ने छोड़ी थी, उन लोगों को इंडिया के बनाए हुए इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, मतलब उनको कहीं और जॉब नहीं मिल पा रही थी, ठीक है, क्योंकि जहाँ से छोड़ के आए उसकी जगह पे कहीं और जाने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए। अब कोई ऐसा इंडियन स्कूल नहीं था, ना ही इंडियन कोर्ट्स थे, सब ब्रिटिशर्स के द्वारा ओन हुए हुए थे उस टाइम पे। अब इंडियन थे नहीं तो जाएंगे कहाँ, भूखे तो मरेंगे नहीं, तो क्या करने लगे थे वो दोबारा से, सो दे कुड बी यूज्ड इन प्लेसेस, सो दीज वर स्लो अप, तो इसकी वजह से स्लो अप हो गया। इस वजह से स्टूडेंट्स और टीचर्स जो थे वो वापस अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में जाने लगे, और लॉयर्स ने भी अपना वर्क अब गवर्नमेंट कोर्ट्स में दोबारा से ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो दो रीज़न बताए कि एक तो खादी वाला, दूसरा ये रिप्लेसमेंट नहीं थे इंस्टीट्यूशन के, और तीसरा आगे पढ़ोगे कि ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ये वायलेंट हो गया था, बहुत वायलेंस हो गया था, इसमें लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो गए। नेक्स्ट वी विल स्टार्टिंग विद रिबेलियन इन द कंट्री साइड। ये तो था कहाँ की कहानी, टाउन्स की। अब आ जाओ कंट्री साइड। कंट्री साइड होता है शहरों से थोड़ा दूर वाला इलाका, गांव दराज के इलाके। वहाँ पे नॉन कॉपरेशन मीनिंग का मीनिंग ही अलग था। जनरली इनमें वो लोग थे जो कि पीजेंट्स थे। पीजेंट्स कौन होते हैं, वो खेती बाड़ी करने वाले या फिर ट्राइबल लोग, इन्होंने उसमें सपोर्ट किया। नेक्स्ट पेज में विच वर डेवलपिंग इन पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट। इसमें सबसे ज़्यादा फेमस हुआ एक जिसका नाम था अवध का एक एरिया था, अवध एक रीजन है, ठीक है। वहाँ का एक लीडर था जिसका नाम था बाबा रामचंद्र। ये बाबा रामचंद्र बड़ा फेमस हुआ। ये एक सन्यासी था जिसको फिजी एक कंट्री था वहाँ एज अ इंडेंजर्ड लेबर भेजा गया। अब इंडेंजर्ड लेबर क्या होता है, किसी को ज़बरदस्ती कह के कि ये काम कराएंगे और वहाँ भेज दिया और वहाँ जाके कुछ और काम करा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंडेंजर्ड लेबर्स, ठीक है। तो ये एक बाबा रामचंद्र सन्यासी था जिसको फिजी भेज दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा ज़बरदस्ती इसके घर से दूर, और वहाँ जाके इससे काम करवा ले थे। तो इसने क्या कहा, द मूवमेंट इसने जो मूवमेंट लॉन्च किया वो गांधी जी के वाला मूवमेंट ही था, बट इसने अपने अलग तरीके से लॉन्च किया। तो इसने तौलतदार, इसका मूवमेंट था किसके अगेंस्ट, तौलतदार के। गांधी जी का किसके अगेंस्ट था, ब्रिटिशर्स का, है ना, और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था ना। इसने किसके अगेंस्ट लॉन्च किया था, तौलतदार्स और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट। क्यों, ये कह रहा था जो उनसे रेंट लिया जा रहा है ज़मीनों का और उन पे जो भी काम करा रहे हैं उसका पैसा नहीं दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि पीजेंट्स को बेगार कराते थे। बेगार का मतलब होता है ज़बरदस्ती बिना पैसे दिए काम कराना, ठीक है, वो करा रहे थे। एज टेनेट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, उनकी ना तो जॉब की सिक्योरिटी थी, ठीक है, और कभी भी उनको जॉब से हटाया जा सकता था जिस भी जगह पे उसे काम करा रहे थे। दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर द लीज लैंड, जिस जमीन के ऊपर वो रह के काम कर रहे हैं उस पर भी उनमें कोई हक नहीं बनता था। द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन, पीजेंट्स ने डिमांड करी थी कि उनके ऊपर एक टैक्स को हटाया जाए, ये बेगार वाला जो सिस्टम था बिना पैसे के काम कराना, इसे भी ख़त्म किया जाए। इसके अलावा जो उन्हें सोशली परेशान किया जाता है सोसाइटी में, उसको भी ख़त्म किया जाए। इन मैनी प्लेसेस नाई धोबी बंस वर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विस ऑफ इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन। कई जगह पे नाई और धोबी और बंद इन लोगों को भी जोड़ा गया साथ में, ताकि
इन लोगों की भी जो ज़मीनें छीनी गई हैं लैंडलॉर्ड के द्वारा, नाई और वॉशरमैन्स, धोबी को वॉशरमैन बोलते हैं, इनकी ज़मीनें जो ब्रिटिशर्स ने छीनी थी वो भी इनको वापस की जाए, इस उम्मीद से बाबा रामचंद्र ने इनको भी साथ लेने की कोशिश करी। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू जो थे अवध गए थे, ठीक है, और वहाँ जाके उन्होंने विलेजर से बात करी थी ताकि उनकी मुसीबतों को समझा जाए। जून में 1920 बाय अक्टूबर, जब अक्टूबर का महीना आया तो औध किसान सभा बनाई गई, एक सभा बनाई गई जिसका नाम था औध किसान सभा, जिसके लीडर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र और भी कुछ जने थे जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे, ठीक है। वो इसीलिए बनाई गई थी कि उनके जो इश्यूज हैं वो ब्रिटिशर्स तक पहुंचाया जा सके। विद इन अ मंथ, उसी एक महीने के अंदर अंदर उसकी कम से कम 300 ब्रांचें खोल दी गई देश के अलग अलग गांव में, ठीक है। सो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ तो अवध से उसका काफ़ी सपोर्ट मिला। द पीसेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड इन फॉर्म्स दैट द कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विद। लेकिन ध्यान रहे, पीसेंट्स को जो जिस तरीके से पीसेंट्स ने इन लोगों ने रिएक्ट किया उस तरीके उससे कांग्रेस पार्टी कुछ खुश नहीं थी। पहले बता दूं, कांग्रेस हमेशा से रिच लोगों का सपोर्ट करती आई है, ठीक है। तो जब पीसेंट्स को शामिल किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तो कांग्रेस के काफ़ी लीडर खुश नहीं थे इस बात से। उन्हें था कि जो रिच लोग हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं कहीं वो नाराज़ ना हो जाएं, क्योंकि पार्टी को क्या चाहिए होता है? फंड, पैसा, है ना, कोई तो सपोर्ट करने वाला चाहिए। अब उन्हें ये डर था कि हमने पुअर्स को शामिल कर लिया, कहीं ऐसा ना हो हमारे साथ जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जुड़े हुए हैं जैसे टाटा, बिरला, ये सब जुड़े हुए थे उस टाइम कांग्रेस से, ये लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कहीं ऐसा ना हो जब उन्हें पता चले कि हमने गरीबों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है, ये हमारा साथ छोड़ के चल जाए। तो कांग्रेस के अंदर ही काफ़ी लीडर ऐसे थे जो इस बात से अनहैप्पी थे। जैसे जैसे मूवमेंट 1921 में फैला, कौन सा मूवमेंट फैला 1921 में? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फैला। तौलकदार और मर्चेंट्स के जो घर थे उन पे अटैक होने लगे, बाजारों को लूटा जाने लगा और ग्रेन्स जहाँ पे इकट्ठे किए जाते थे उसको भी लूटे जाने लगा। बेसिकली पीजेंट्स क्या कर रहे थे? तौलकदार और मर्चेंट्स और लैंडलॉर्ड्स को परेशान कर रहे थे। In many places, local leader told peasants that गांधी जी had declared that no tax. कुछ लोगों ने तो भ्रम भी फैलाने लग गए थे। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया है कि किसी से किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है। द नेम ऑफ महात्मा वाज इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पिरेशन। कई बार तो महात्मा गांधी का नाम इसलिए भी लिया जाने लगा ताकि सभी को एक मुट्ठी में रखा जा सके और महात्मा गांधी के नाम पे कोई भी एक्शन कराया जा सके, ठीक है। तो इस तरीके से महात्मा गांधी के नाम का गलत यूटिलाइजेशन भी लोगों ने करा कि गांधी जी ने ये कहा, गांधी जी ने वो कहा, ठीक है। ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मीनिंग ऑफ, ट्राइबल जो पीजेंट्स थे उन्होंने गांधी जी के मूवमेंट को अलग तरीके से नापा, ठीक है। द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे, इन्होंने गांधी जी के स्वराज के मीनिंग को अलग ही मीनिंग से इसको अंडरस्टैंड किया। कैसे अंडरस्टैंड किया? एक गुडेम, आंध्र प्रदेश में एक हिल है, आंध्र प्रदेश में एक हिल है जिसका नाम है गुडेम हिल्स, ठीक है। वहाँ के लोगों ने इसका अलग मीनिंग निकाला। उन्होंने कहा कि गांधी राज आ गया है। कौन सा राज आ गया है? गांधी राज आ गया है। नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट कांग्रेस कुड अप्रूव। उन्होंने इस तरीके से इसको फैलाया कि कांग्रेस भी उनका सपोर्ट नहीं कर रही थी। हेयर एज एन अदर फॉरेस्ट रीजन द कॉलोनियल गवर्नमेंट, पहले में क्या था, उन्होंने ब्रिटिशर्स ने जंगल के काफी हिस्से ना बंद करके रखते थे जिनको हम क्लोज्ड फॉरेस्ट बोलते थे। तो इन लोगों ने कहा कि गांधी राज आ गया है, अब आप अपने जानवरों को जंगलों में चरा सकते हो, वहाँ से लकड़ियाँ तोड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। इससे क्या हुआ, हिल के जो लोग थे सब जोश में आ गए कि बढ़िया हो गया ये तो, ठीक है।
नॉट ओनली वर देयर लिवलीहुड अफेक्टेड, इससे एक नुकसान ये था कि इनके जब इन्हें एंटर नहीं किया जाता था तो पहला दो नुकसान थे पहाड़ी लोगों के। एक तो क्या था, ये पहाड़ों की, ये जंगलों की पूजा करते हैं, तो जब इनको उनके एरिया में घुसने नहीं देंगे तो क्या होगा, इनको बड़े सेंटीमेंट्स हर्ट होते थे। दूसरा क्या था कि इनकी ज़िंदगी उसी से चलती थी, वहीं से जंगल से लकड़ी लुकड़ी काट के ला के बेच करके पैसे कमाते थे। अब जब वही इनको डिनाई कर दिया, ठीक है, जब वही उनकी एंट्री जंगलों में बैन कर दी तो वो नाराज़ तो हो नहीं थे। जब गवर्नमेंट ने उन्हें ज़बरदस्ती बेगार कराने लग गए, बेगार का काम होता है वही मैंने बताया था, बिना सैलरी के काम कराने लग गए, उनसे रोड बनवाने लग गए, हिल पीपल जो थे वो गुस्से में भर गए। इस चीज़ से हिल पीपल क्या थे, गुस्से में भर गए। द पर्सन, उस टाइम पर एक लीडर निकल के आया जिसका नाम था अलूरी सीताराम राजू, ठीक है। पीछे वाले का नाम क्या था, अभी जो ने पीछे पड़ा था गुड्डे मिल्स वाला, ओ सॉरी अवध वाला, नाम याद नहीं, बाबा रामचंद्र, तुम्हें याद नहीं है, मुझे याद है, बाबा रामचंद्र। वो कहाँ था, अवध में। ये कहाँ की बात चल रही है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सी हिल, गुदैम हिल्स। गुदैम हिल में एक लीडर निकल के आया, अलूरी सीताराम राजू। गुदैम हिल्स के लोगों की प्रॉब्लम क्या थी, गुदैम लोगों के हिल्स की प्रॉब्लम, उन्हें लोग जंगलों में नहीं जाने देते थे। हाँ। जिससे उनके ट्रेडिशंस को, जिससे उनके लिवलीहुड को तो हर्ट होता ही था, उनके ट्रेडिशंस को भी हर्ट होता हाँ, था। और वो लोग नाराज थे। इसलिए अलूरी सीताराम राजू ने कहा कि उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स है। इस बात से कांग्रेस बड़ी नाराज थे कि ये ना भ्रम जो फैला रहे हैं, ये एक्चुअल में नॉन कॉपरेशन को मीनिंग नहीं समझ रहे हैं और अपने तरीके से इसको डील कर रहे हैं। तो कांग्रेस भी इस चीज़ से खुश नहीं थी। अलूरी सीताराम राजू कहने लगा कि मेरे पास बहुत सारी पावर्स है, ठीक है, और वो कह रहा है कि मेरे पास भगवान ने मेरे को ऐसी पावर्स दे रखी हैं कि मैं लोगों की मुसीबतों को ठीक कर दूंगा। और उसने कहा कि मेरे को अगर कोई गोली से भी मारेगा तो मैं बुलेट्स को भी अपने बॉडी पे सर्वाइव कर लूँगा। मैंने देखा ना, एंड ही कुड इवन सर्वाइव इवन बुलेट शॉट, यानी ब्रिटिशर्स के बुलेट्स का भी उस पर कोई असर नहीं होगा। तो लोग तो ट्राइबल पीपल्स जो होते हैं ना, बड़े अंधविश्वासी होते हैं, तो उसका विश्वास करने लगे। Captivated by Raju, the rebel proclaimed that he was an incarnation of God. राजू ने कहा कि वो, मतलब राजू की इन बातों से देख करके ना, सुन करके ट्राइबल पीपल इतने प्रभावित हो गए खाली सुन करके कि वो कहने लगे कि भगवान का कोई अवतार जमीन पे है। इनकारनेशन का मतलब होता है अवतार, भगवान का अवतार जमीन पे आ गया। राजू टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द, वो राजू जो था महात्मा गांधी की बातें करने लगा और उसने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बातें भी लोगों के बीच में करने लगा और उसने लोगों को परसुएड किया, मतलब समझाया कि आप लोग भी खादी कपड़ा पहनो एंड गिव अप ड्रिंकिंग, और शराब पीना बंद करो, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई जा रही है। बट एट द सेम टाइम he asserted that India could be liberated only by use of the force, not non-violence. बट दूसरी साइड वो ये भी बोल रहा था कि अगर देश को आज़ाद कराना है तो लड़ाई झगड़े से ही होगा, नॉन वायलेंस से नहीं होने का। तो गुडेम हिल रिबल्स जो थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, पुलिस स्टेशन पर अटैक करना शुरू। रिबल होता है विरोध। तो जो गुडेम के जो विरोध करने वाले लोग थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, पुलिस स्टेशन पर अटैक करने लग गए, ब्रिटिशर्स के ऑफिसर्स को किल करने लग गए और गुरेला वॉरफेयर होने लगा। गुरेला वॉरफेयर एक तरीके का ना, ये समझ लीजिए मार पिटाई वाला सीन होता है, ठीक है। राजू वॉज, अब क्या हुआ जब ब्रिटिशर्स को पता चला कि इनको भड़काने के पीछे कौन है, राजू, तो उसको क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, ठीक है, और उसको 1924 में मार दिया गया, एग्जीक्यूट करा दिया गया। एंड ओवर टाइम बिकेम अ फोक हीरो, और वो वहाँ की किताबों में क्या बन गया, हीरो बन गया कि भगवान के अवतार को इन लोगों ने, ठीक है, तो फोक हीरो बन गया। फोक हीरो का मतलब होता है किताबी हीरो, कहानियों वाला हीरो। क्लियर हो गया? तो दो जगह का पढ़ लिया आपने, कहाँ का पढ़ा, एक कंट्रीज का हो गया, कंट्री साइड का हो गया, टाउन्स का। अब आ जाते हैं स्वराज इन द प्लांटेशन, यानी वही देखो नॉन कॉपरेशन का मतलब होता था स्वराज। स्वराज का मतलब होता है स्वयं का राज, खुद का राज, ठीक है।
खुद का राज मतलब हमारा ही सब कुछ हो, हमारे ही ऑफिसेज हो, हमारे ही स्कूल्स हो, अपना ही कपड़ा पहने, दैट इज कॉल्ड स्वराज, यानी खुद पे डिपेंडेंट हो। यानी अब प्लांटेशन, प्लांटेशन तो पता ही है, मैंने बताया था, प्लांटेशन वो जगह होती थी जहाँ पे ब्रिटिशर्स अपना कॉफ़ी, टी, स्पाइसेस और इंडिगो ये उगाते थे, और बहुत ज़्यादा स्केल पे उगाया करते थे, मतलब दूर दूर तक एक ही चीज़ उगी है। वहाँ के वर्कर्स उनमें जबरदस्ती काम करवाते हैं। हाँ, तो वहाँ के लोगों ने उसका मीनिंग क्या देखा, वो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, वर्कर्स जो थे, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, उनका खुद का स्वराज का एक अलग ही मीनिंग था। सबने अपना अपना मीनिंग ढूंढा। फॉर प्लांटेशन, आसाम में काम करने वाले प्लांटेशन वर्कर्स जो थे, उन्होंने फ्रीडम को अलग तरीके से देखा। उन्होंने कहा कि जिस जेल में हमें 4 दीवारी में बंद करके हमें काम करवाया जाता है, उससे फ्रीडम पाना ही स्वराज है। जबकि स्वराज क्या था, बायकॉट ऑफ ब्रिटिशर्स, है ना। लेकिन इन्होंने क्या कहा, हमें जो 4 दीवारी में रह करके जबरदस्ती काम कराते हैं, उससे फ्रीडम पाना ही हमारे लिए स्वराज है। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, प्लांटेशन एक एक्ट था ब्रिटिशर्स का, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, जिसमें प्लांटेशन वर्कर्स को अपनी टी गार्डन से बाहर निकलना बिना किसी परमिशन के अलाउड नहीं था। एंड इनफैक्ट दे वर रेयरली, और कभी तो उन्हें परमिशन दी ही नहीं जाती थी कि वो फील्ड छोड़ के बाहर जा सके। जब उन्होंने सुना कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हो रहा है और बहुत लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स जो थे, उन्होंने अपने अथॉरिटीज़ की बात मानने से मना कर दिया। उन्होंने क्या किया, प्लांटेशंस को छोड़ के भागने लगे, ठीक है, और अपने घर जाने लगे। उनका मानना था कि गांधी राज आ गया है, और गांधी राज के समय में सभी को उन्हीं के गांव में ज़मीन दी जाएगी, तो सब लोग अपने घर वापसी करने लगे। दे हाउएवर, लेकिन वो कभी भी अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे। रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड्स पे पुलिस उनको मार मार के दोबारा वापस ले आए। क्लियर है? सो द विजन ऑफ दीज मूवमेंट्स वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि ये जो तीनों जगह के हमने पढ़े, सब जगह अलग अलग तरीके से लॉन्च हुए। टाउन्स में तो फिर भी सही हुआ, क्यों, टाउन्स में पढ़े लिखे लोग थे, समझाने वाले लोग भी थे। बाकी की जो 2 जगहें थी, वहाँ पे प्रॉपर नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि लोगों के अंदर दूरदर्शी विजन नहीं था, दूरदर्शी नहीं देख पा रहे थे, वो सिर्फ अपना अपना देख पा रहे थे। जैसे प्लांटेशन वर्कर ने देखा कि हमें जेल में बंद कर रखा है, अलूरी सीताराम राजू हो या वो थे, उनका कहना था कि हमें जंगल में नहीं जाने दे रहे हैं, है ना। तो सब लोगों ने छोटा विजन देखा, दूरदर्शी किसी ने नहीं देखा कि हमें देश को आज़ाद कराना है, खुद को आज़ाद नहीं कराना, देश को आज़ाद कराना। इसके वजह से क्या हुआ, सभी ने स्वराज को अपने वे में इंटरप्रेट किया। दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वे, इमेजिंग इट टू बी अ टाइम व्हेन ऑल सफरिंग एंड ऑल ट्रबल्स वुड बी ओवर। सभी ने ये कहा था कि जब हमारी सभी मुसीबतों का सॉल्यूशन मिल जाएंगे, वही स्वराज है, जबकि उन्होंने देश के बारे में नहीं सोचा। Yet, when the tribal chanted Gandhiji name and their slogan demanding Swatantra Bharat, they were also emotionally related to an all India agitation. When they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement to that of the Congress, they were identifying with a movement which went beyond the limits of their immediate locality. लेकिन बाद में वो धीरे धीरे अपने आप को अपनी खुद की लोकेलिटी से बाहर निकलने लगे। जब उन लोगों ने स्वतंत्र भारत की डिमांड करने लगे, तो वो खुद से बाहर निकल करके ऑल इंडिया लेवल के बारे में भी वो सोचने लगे। ठीक है ना, लिखा है ना, तब वो अपने लोकल लोकेलिटी से निकल करके अपनी आइडेंटिटी को देश से जोड़ने लगे कि हमें अब खुद को आज़ाद नहीं कराना, देश को आज़ाद कराना है। क्योंकि उनका मानना ये, कोई समझ आ चुका था कि अब वो छोटे छोटे टुकड़ों में लड़ाई करेंगे, है ना, तो ब्रिटिशर्स उन्हें दबा देंगे। और अगर वो खुद को देश से जोड़ के देखेंगे और सभी एक मोटिव से आगे बढ़ेंगे, तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, ब्रिटिशर्स को दबाना मुश्किल होगा। इसके बाद का टॉपिक है टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, विच इज़ अ न्यू टॉपिक विच विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर।